हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। और जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि ये जो क्लासेस चल रहे हैं ये किसी स्पेशल बोर्ड के लिए, सीबीएसई या कोई स्पेशल स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है। अगर आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं और रियल में केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, अगर आपको केवल पढ़ने से मतलब है, आपको ऐसा नहीं कि हमें बिहार बोर्ड का केवल एग्जाम देना है तो हमें केवल वही चीज़ पढ़ा दीजिए, इससे हट के यदि आप सोच रहे हैं कि हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप ये क्लासेस देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। और रही बात नंबर लाने का कोई बोर्ड में, तो इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर आप समझ सकते हैं अच्छे से तो हर एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर बन सकता है। क्लासेज हमारा जो है ये बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। और पिछला क्लास जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। और आज हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है पूरा का पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, मतलब सब सारे प्रकार सारे टाइप्स तो हम लोग आज खत्म नहीं कर पाएंगे केमिकल रिएक्शंस के, लेकिन इसके कुछ कुछ पार्ट्स जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये जो है अपने आप में एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो इसको थोड़ा आज के लिए होल्ड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे। आज हम लोग जो है इन चारों टाइप्स के रिएक्शंस को हम लोग समझेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या? प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। तो इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? देखिए यहाँ आप लोग चित्र में आसानी से देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, मिलना एक दूसरे से। ठीक है, इसको एडिटिव रिएक्शन भी बोला जाता है, योगशील अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा कंपाउंड, एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और मिल के कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक ना, एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ए और ये बी, दोनों आपस में मिल के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। जब एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टांसेस कंबाइन, दो या दो से ज्यादा सबस्टांस आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, और बनाते क्या है? एक प्रोडक्ट। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हिंदी में वही बात लिखा हुआ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल्स की ओर बढ़े हम, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है और एक एक एग्जाम्पल को समझना जरूरी है। चलिए पहला देखिए, पहला उदाहरण क्या है कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं जब इनको गर्म किया जाता है, तो और बनाते क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख सकते हैं यहाँ पे वन सबस्टांस टू सबस्टांस कंबाइन होकर कितने बनाए? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, हम एग्जांपल एक दो एग्जांपल से भी तो समझा सकते थे ना। एक एग्जांपल ये हुआ और एक और एग्जांपल लाएंगे और समझ में आ जाएगा आपका, और आप समझ जाओगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। इसके बावजूद मैं 4 से 5 एग्जाम्पल लाया हूँ। इसके पीछे का रीजन समझ रहे हैं आप? इसके पीछे का मेन कारण ये है कि क्वेश्चन केवल ये नहीं आता है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, केवल यही क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फलना रिएक्ट विथ चिलना, मतलब क्या होता है जब ये पदार्थ उस पदार्थ के साथ रिएक्शन करता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अभिक्रियाओं के बारे में यदि समझे रहोगे, देखे रहोगे, आप यहाँ पे देख के समझ पा रहे हो कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम हीट कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इस तरह से रिएक्शंस को यदि आप समझे रहेंगे ना, एक से अधिक रिएक्शंस को अगर आप समझे रहेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो होता है व्हाट हैपन व्हेन, या फिर इस ये और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इसके लिए इक्वेशन लिखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो आप आसानी से बना पाइएगा। इसलिए हम कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लाया जाए इसमें। ठीक है,
तो ये पहला एग्जांपल समझ में आया। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये किस प्रकार का रिएक्शन है, एडिटिव रिएक्शन बोलिए इसको या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलिए, हिंदी में योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ रही है समझ में ये बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ, और बन जाता है हमारा वाटर, जल। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और जुड़ के बना देगा हमारा क्या, जल, वाटर। तो इसमें भी तो देख रहे हैं कि एक से ज्यादा पदार्थ यानी कि मोर देन वन सब्सटेंसेस, टू सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडिटिव रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यह है आपका दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं विजुअल्स में भी आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और बनेंगे क्या, वाटर। नेक्स्ट, तीसरा है आपका कार्बन यानी कि कोल। कोयला जो है कार्बन ही है, ठीक ना, कोयला क्या है, कार्बन, उसको हम जनरली बोल सकते हैं, कोयला कार्बन है। कार्बन या कोल बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और जल के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारा कार्बन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा और आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये भी हमारा हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारा कार्बन यानी कि कोल, ये क्या है, ऑक्सीजन, हिंदी में कोयला, क्या बना रहा है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और मैं तो कहूंगा कि आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं ना, उस नोट्स में एग्जाम्पल डेफिनेशन के साथ साथ प्रॉपर सारे एग्जाम्पल इक्वेशन के साथ लिखिए। ठीक है, बिना इक्वेशन का कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा। कोशिश कीजिए कि जिस एग्जाम्पल का इक्वेशन है केमिस्ट्री में उसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक ना, हर सब्जेक्ट का अपना अपना कुछ कुछ चीज़ जरूरी चीज़ें होती है। जैसे फिजिक्स में डायग्राम होते हैं, केमिस्ट्री में क्या हो जाता है, रिएक्शंस का इक्वेशन हो गया, ये सब चीज़ कुछ जरूरी होता है, इसे ऐड करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कोल जो है यानी कि कोयला ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और इसलिए हम इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कैटेगरी में रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे। वेन आयरन पाउडर इज हीटेड। जब आयरन पाउडर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, विथ सल्फर। सल्फर के साथ हम आयरन पाउडर को जब हीट करते हैं, सल्फर के साथ आयरन पाउडर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो क्या बन जाता है, फेरस सल्फाइड यानी कि आयरन सल्फाइड। ये आपका जो है फेरस है और ये क्या है, सल्फर, कंबाइन होके क्या बना रहा है, फेरस सल्फाइड। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो सब्सटेंस फेरस और सल्फर आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, फेरस सल्फाइड। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, चूना है, बिना बुझा हुआ चूना उसको बोलते हैं क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम। ओ माय गॉड, बिना बुझा हुआ चूना का पीपीटी ही गायब हो गया। कोई बात नहीं, वो हम अपने से समझा देते हैं। क्विक लाइम, CaO, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ
चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये कंबाइन होता है किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, जल के साथ ये रिएक्ट करता है और बनाता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इंग्लिश में भी यही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका इंग्लिश अपने से लिख लीजिएगा। इसके जो अनदर्स नाम है और जो अलग नाम है वो मैं बता देता हूँ कि इसको स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। स्लैग्ड लाइम, यानी कि हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो जो बिना बुझा हुआ चूना है, जब उसको पानी में मिलाएंगे तो वो आपस में कंबाइन होकर बुझा हुआ चूना बनाता है, यानी कि स्लैग्ड लाइम बनाता है। क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर एंड मेक स्लैग्ड लाइम। ये भी क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है? ये भी क्या हो जाएगा? एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चले नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम 4-5 टाइप बता दिए इसके। अब इससे रिलेटेड ना एक जरूरी बात है, इससे रिलेटेड एक बहुत जरूरी बात है, वो हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसके बारे में ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमारे लिए वेरी वेरी यूजफुल। क्या यूजफुल है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम अपने वॉल दीवार पे लगाते हैं ना, अप्लाई करते हैं, तो वो स्लोली रिएक्ट करता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उस प्रोसेस में क्या बनता है? वो जो कलर होता है वो पूरा पूरा वाइट आता है, एकदम शाइनी अपीयरेंस आता है, चमकीला दिखाई पड़ता है। किसका? घर का। इट इज कॉल्ड व्हाइट वॉशिंग। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कि दीवारों की सफेदी करना। दीवारों की सफेदी करना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल जब दीवारों पर लगाया जाता है तो वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और अभिक्रिया करके घर की दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली चमकदार परत जमा कर देता है। ठीक ना, एक पतली चमकदार परत जमा कर देता है। वो भी किस चीज का? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट। और वो परत होने के कारण जो है, इस प्रक्रिया से घर की दीवारें क्या होने लगती है? सफेद और चमकदार रूप दिखाई देता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? दीवारों की सफेदी करना, यानी कि व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। बात समझ में आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम दीवार पे अप्लाई करेंगे तो वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, और उस कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला लेयर, पतला परत दीवार पे छप जाएगा, और जिसके कारण दीवार एकदम चमकीला दिखेगा, सफेद, एकदम व्हाइट, चमकदार। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, यानी कि दीवारों की सफेदी। ठीक है, इस प्रक्रिया में मेनली होता क्या है? तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH, वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH रिएक्ट करता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बनाता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा है मार्बल, है ना, ये मार्बल का फॉर्मूला है। मार्बल यानी संगमरमर, संगमरमर, या इसको हम चौक भी बोलते हैं, चौक। हिंदी में एक और नाम है इसका, खड़िया। खड़िया, इतना सारा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का, चौक, खड़िया, संगमरमर, मार्बल्स। ठीक है, और मार्बल जानवे करते हैं आप कितना चमकीला होता है एकदम, तो वही बन जाता है ना दीवार पे, इसलिए वो पूरा वाइट वाइट चमकने लगता है दीवारों के साथ। एक चीज और ध्यान दिए होंगे कि जब हम अप्लाई करते हैं ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो चूना का जो सोल्यूशन है, विलियन, चूने के घोल को जब हम दीवार पे अप्लाई करते हैं तो उस समय उतना अच्छा दिखता नहीं है, थोड़ा भद्दा टाइप का दिखाई देता है। और जैसे जैसे मतलब सूखता है, जैसे जैसे वो कांटेक्ट में आता है ना एयर के, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से जैसे जैसे रिएक्शन करता है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे एकदम चमकना शुरू करता है। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः अभिक्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब जाके बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो दीवार चमकना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा दीवारों की सफेदी करना, यानी व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। क्लियर है? तो दीवारों की सफेदी में किसके सॉल्यूशन का यूज किया जाता है? किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका सॉल्यूशन है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम का सॉल्यूशन यूज करते हैं, यानी कि क्विक लाइम को पहले वाटर में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हम अप्लाई करते हैं किस पे, दीवार पे। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं इस पे। नेक्स्ट हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम, वैसा रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे, यानी कि एक से ज्यादा पदार्थ आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि एडिटिव रिएक्शन, या फिर एक और इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अगला है हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन नाम से पता चला डिकम्पोज हो जाना, अलग अलग हो जाना, टूट जाना। ठीक है, तो जब किसी रिएक्शन में सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं ना, नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं अलग अलग, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड्स ब्रेक डाउन, एक कंपाउंड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस यानी सरल अणुओं में विभक्त हो जाएगा, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक यौगिक टूट के दो या दो से अधिक नए यौगिक का निर्माण करेंगे उसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ए बी कोई कंपाउंड है, ब्रेक डाउन होके ए अलग हो जा रहा है और बी अलग हो जा रहा है, तो इस प्रकार के रिएक्शन क्या कहलाएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ए बी, ए और प्लस अलग, देखिए ये सब्सटेंस अलग हो गया और ये सब्सटेंस अलग, सब्सटेंस वन और सब्सटेंस टू, पहले एक ही कंपाउंड था जो ब्रेक डाउन होके एक नया सब्सटेंस यहाँ बनाया और एक नया सब्सटेंस यहाँ, यानी एक से ज्यादा सब्सटेंस, एक से ज्यादा पदार्थ नए बना रहे हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसको वियोजन अभिक्रिया भी बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चले नेक्स्ट पेज की ओर, इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम, ठीक ना, नए नए एग्जाम्पल जो है वो सब देखा जाएगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला ही एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, यहाँ देख सकते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे ना, हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। अभी थोड़ा देर पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म किया जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और ब्रेक डाउन होके दो नए नए सब्सटेंस बना रहे हैं। एक ही पदार्थ टूटकर दो नए नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया, टूटने वाली अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे हीट से ये टूट गया। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा ना, इसमें केमिस्ट्री में नाम और उसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, हम जानते हैं कुछ बच्चों को बहुत आसानी से याद हो जाता है लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं ये सब चीज, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट है ये, जिसको हम चौक या मार्बल बोल सकते हैं, चौक या मार्बल, यानी कि संगमरमर, चौक या संगमरमर। ये क्या है, क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, बार बार बता रहा हूँ, क्विक लाइम बिना बुझा हुआ चूना। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सब कोई जानता है इसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ये हम एग्जाम्पल ज्यादा समझा क्यों रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो क्या होगा। तो ये पढ़े हुए हैं तो हमें पता है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं अपने से, इसलिए एक ही टॉपिक का हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेके आए हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है आप लोग को पता ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे।
नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला देखिए पोटेशियम क्लोरेट का, 2KlO3, सॉरी 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और प्लस में 3 ऑक्सीजन के अणु बनते हैं। यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोरेट यानी कि एक सिंगल कंपाउंड को जब हीट किया जाता है तो हीट करने पर, अच्छा हीट करने पर यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, वैसा पदार्थ होता है ना ये जो रिएक्शन को तेज करता है। खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो ये नहीं करता है, वैसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं परंतु उस रिएक्शन को इफेक्ट उसको उस पर जरूर डालते हैं, यानी कि उस रिएक्शन को या तो तेज कर देंगे या धीमा कर देंगे, तो उसको कैटलिस्ट बोला जाता है। तो अगर यहाँ पे ये MnO2 नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, MnO2 चाहिए और हीट चाहिए। यहाँ पे देखिए ये एरो के साइन पे ऊपर दिखाया गया है, और क्यों दिखाया गया है, ताकि जो है हमारा इक्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो, है ना। इक्वेशन को ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें से एक पार्ट ये भी था कि जो हमारा जिस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है उस कंडीशन को एरो साइन पे दिखा दीजिए, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। MnO2 कैटलिस्ट और हीट जब दिया जाएगा पोटेशियम क्लोरेट को तो ये दो नए कंपाउंड बनाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो नए सब्सटेंस बन रहे हैं दो, एक टूट रहा है दो नया बन रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, जब फेरस सल्फेट को एकदम बहुत अच्छा से गर्म किया जाता है, स्ट्रांगली मतलब पूरा हीट दिया जाता है, फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा, इट डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, डिकम्पोज हो जाएगा और बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीन कंपाउंड बन रहा है ना, एक कंपाउंड टूट रहा है, और क्या डिफिनेशन में है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, तो यहाँ पे कितने हैं, तीन। तो एक कंपाउंड जो है स्ट्रांगली हीट करने पर ब्रेक डाउन होके एक दो तीन नए कंपाउंड बना रहे हैं, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा ये फेरिक ऑक्साइड है, एक होता है फेरस ऑक्साइड और एक फेरिक ऑक्साइड। फेरस का जो वैलेंसी होता है, फेरस का जो वैलेंसी है वो दो भी होता है और तीन भी होता है। जब फेरस का वैलेंसी दो यूज किया जाएगा तो उसे फेरस बोलेंगे, और तीन यूज किया जाएगा तो फेरिक बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बोला जा रहा है, इसका मतलब लोहा का कितना वैलेंसी वाला लोहा यूज किया गया है, जिसका वैलेंसी कितना हो, तीन हो। ज्यादा वाले के लिए ई के लगाते हैं और कम वाले के लिए अस लगाते हैं। बाकी उस सब चीज़ों पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हम बस बता दिए हैं, ये नीचे क्लास में 9th क्लास में पढ़ना था। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड मतलब ऐसा फेरस जिसका वैलेंसी कितना है, तीन है, फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। इस प्रकार के रिएक्शन है क्या, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर, कंप्लीट, समझ में आया, आगे चले। चलिए नेक्स्ट और देखो इम्पोर्टेंट वाला बात, जरूरी वाला बात, समझने वाला बात, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराया जाता है, जल का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, विद्युत अपघटन जिसको बोला जाता है, जल का विद्युत अपघटन कराने पर देखो ये जल है, इसमें ना एसिडिफाई कर दिया जाता है, यानी कि कुछ अम्ल मिला के विद्युत अपघट्य पदार्थ इसमें मिलाया जाता है, यानी कि अम्ल भी मिला सकते हैं या फिर नमक वगैरह डाल सकते हैं जो कि आयोनाइज हो जाए इसमें पानी में जाके, आयनित होने वाले पदार्थ को इसमें मिलाया जाता है। तो कोई एक अम्ल इसमें डाल दिया जाए और इसमें एक लोहे का छड़ एनोड बनता है और एक कैथोड। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इस पर अप्लाई करते हैं, तो वाटर जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, और वाटर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा ध्यान दीजिए कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एक एटम्स हैं। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु है। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो जहाँ पे ऑक्सीजन जमा होगा और जहाँ पे हाइड्रोजन जमा होगा, क्या दोनों जगह पे समान परिमाण होंगे? जो गैस का मात्रा होगा वो क्या दोनों जगह समान होगा?
नहीं, जहाँ हाइड्रोजन जमा होगा वहाँ पे गैस ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन जमा होगा वहाँ पे कम होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन जमा हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन का अमाउंट यदि x है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन जमा हो रहा है वहाँ हाइड्रोजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, 2x। यानी कि जहाँ हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन जिस ट्यूब में कलेक्ट होगा उस ट्यूब में गैस का अमाउंट जो है दुगना होगा, ट्वाइस होगा इस वाले के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है? बाकी अब इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर, वाटर में एसिड मिला के जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो इसका जो है मॉलिक्यूल टूट जाता है, और हाइड्रोजन एटम अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसलिए इसमें ऐड किया जा रहा है। ये भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके कारण हो रहा है? किसके कारण हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रिसिटी के कारण ना। तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है, तो इसलिए करंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? ये चीज जरूर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ये स्पेशल टाइप का है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो यही वाला जो है लाइन लिख देना है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर इट डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, और दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे कि जब अम्लीकृत जल को अ, जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब अम्लीकृत जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जल टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं में विभक्त हो जाती है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन। क्यों? क्योंकि ये विद्युत के कारण हो रहा है ना, इसलिए इसको विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। कुछ तो ऐसे हैं जो केवल सूर्य का प्रकाश पड़ा नहीं कि विघटित हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा अणुओं में टूट के बढ़ जाते हैं केवल प्रकाश पड़ने से। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, केवल लाइट। जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड दोनों भी चलेगा। सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, दोनों में से कोई भी रहे, उस पे जैसे ही सूर्य के प्रकाश पड़ता है सिल्वर अलग हो जाता है। सिल्वर मतलब चांदी, ध्यान दीजिएगा। सिल्वर को हिंदी मीडियम वाले भी सिल्वर क्लोराइड ही लिखेंगे, चांदी क्लोराइड लिखोगे ठीक नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? सिल्वर क्लोराइड जब इस पे लाइट पड़ेगा तो उसमें का सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा, और उसमें से क्लोरीन गैस निकल के उड़ जाएगा, क्लोरीन गैस निकल के उड़ जाएगा। और इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड विघटित हो रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस मुक्त कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे विघटन अभिक्रिया, या फिर अपघटन अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया। एक चीज और ध्यान दीजिए, ये किसके कारण हुआ है? प्रकाश के कारण, लाइट के कारण हुआ है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहिएगा? लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद इन लाइट। जो भी है, जिस तरह से लैंग्वेज है, बस ध्यान रखिएगा कि लाइट के कारण डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, हिंदी में इसको प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। भले ये छोटी छोटी बातों को हम बड़े सहजता से कहे जा रहे हैं, लेकिन इन सब बातों को हल्के में नहीं लेना है। सीधे क्वेश्चन आया कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, बताइए। ठीक है, तो इसको आंसर देने आना चाहिए। ठीक ना, क्या बताओगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, सम सब्सटेंस आर डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही विघटित हो जाते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल AgCl डिकम्पोज इनटू सिल्वर क्लोराइड, सॉरी, AgCl डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, ये वियोजन
वियोजन अभिक्रिया में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी ये दो स्पेशल टाइप आ गए हैं, विद्युत वियोजन और एक प्रकाश वियोजन, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रश्न है, सीधा प्रश्न की बात करते हैं। क्या प्रश्न है भाई? अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। हिंदी मीडियम में तो लिखले नहीं है, तो क्या मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ाई छोड़ दे? ये गजब अन्याय है बच्चों के साथ। कुछ अन्याय नहीं है। एक पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी में की जाती है, दीवारों की सफेदी में की जाती है, ठीक ना। एक विलयन एक्स का उपयोग दीवारों की सफेदी में की जाती है। पहला है पदार्थ एक्स का नाम एवं सूत्र, नाम एवं सूत्र लिखें, नाम एवं सूत्र लिखें। पहला क्वेश्चन तो यह है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक्स का जल के साथ, जल के साथ अभिक्रिया लिखें, अभिक्रिया लिखें। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि दीवारों की सफेदी के लिए, दीवारों की पुताई के लिए, यानी कि व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल के लिए किस सॉल्यूशन का यूज किया था, तो जब तुरंत तुम लोग अपने दिमाग में पन्ना पलटना स्टार्ट कर दोगे कि सर ने अभी तो थोड़ा देर पहले बताया था कि जो दीवारों की सफेदी में जो सॉल्यूशन यूज होता है ना, जो कंपाउंड यूज होता है जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? तो जल, जब वाटर में यानी कि जल में हम मिलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तब ना बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो किस पदार्थ का यूज करते हो, किस सब्सटेंस का यूज करते हो, किस सब्सटेंस के सॉल्यूशन का यूज करते हो? तो यही वो पदार्थ है जिसको पानी में मिला के विलयन तैयार करते हैं। तो जब पदार्थ का नाम पूछा गया है तो पदार्थ का नाम क्या हम बताएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। सब्सटेंस का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इंग्लिश में भी लिखा जाएगा ना कैल्शियम ऑक्साइड। थोड़ा सा मेरा इंग्लिश कमजोर है, लिख लेना बउआ सब। कैल्शियम ऑक्साइड इंग्लिश में अपने से लिख लेना। अरे लिख देते हैं, गुस्सा हो जाएगा सब, बोलेगा कि जब, हाँ लेकिन ध्यान देना गलती होगा तो डोंट माइंड बाबू, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू राइट इंग्लिश। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये तो हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। जैसे हम दीवारों की सफेदी करते हैं, पहले चूना लाते हैं, पानी में मिलाते हैं, बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, पुताई करना स्टार्ट। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, वो जो सॉल्यूशन बनता है ना उसमें सब्सटेंस मिलाते हैं, वो भी कौन सा सब्सटेंस मिलाते हैं? एक्स। यानी कि जो मिलाया जा रहा है वही एक्स है। किसको मिलाया गया है? CaO को। तो यही हमारा एक्स है। तो एक्स का नाम बताने के लिए बोला था, मैंने बता दिया कैल्शियम ऑक्साइड। और बोला था कि सूत्र लिखवा रहे भाई, सूत्र भी लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सूत्र भी लिख दिया, हो गया काम खत्म। पहला का सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा? पदार्थ एक्स का नाम यानी कि नेम ऑफ सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, एंड फॉर्मूला लिख के क्या लिख दीजिएगा? CaO। इतना तो आप लिख ही लोगे। रिएक्शन विथ वाटर, ये देखो कितना अच्छा रिएक्शन विथ वाटर लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका यूज हम लोग करते हैं दीवारों की सफेदी में। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट। समझ में आया किसी को? एनी प्रॉब्लम? एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? पहला क्वेश्चन का आंसर में क्या लिखना है? कैल्शियम ऑक्साइड, नाम और फॉर्मूला दोनों। दूसरे क्वेश्चन का आंसर में, दूसरा में आंसर क्या लिखना है? ये पूरा रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विथ इक्वेशन। समझ में आ रहा होगा सब बच्चा सबको, पूरा पूरा विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां तक समझ में आया? दो लोगों को आपस में मिलके एक हो जाना क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। एडिटिव रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में बोल सकते हैं उसमें।
अब जो दो आत्मा मिल के एक हुआ है, वो अगर किसी कारण से टूट जाए, अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो जाए ना, तो वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। तो हमने जोड़ने का काम कर दिया, तोड़ने का भी काम कर दिया। दो सबस्टांस मिलके सिंगल सबस्टांस बना रहे हैं, तो वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। एक ही सबस्टांस टूटा और दो नए नए सबस्टांस बना दिए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन इतना ही नहीं होता, ये दुनिया अब बदल गया है। अब इस दुनिया में डिस्प्लेसमेंट भी होता है, यानी कि एक को हटा के दूसरे को जगह दिया जाता है। बात समझे? और इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। बस दूसरा आया नहीं कि पहला हटाओ और दूसरे को जगह दे दो। ये देखो, यही है रिएक्शन आपका। ओ माय गॉड। हाँ, चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना खुशी खुशी रह रहा है सब बी और सी, रह रहा है ना? खुशी खुशी रह रहा है बी और सी, दोनों एक साथ खूब खुशहाल है, एकदम वेरी वेरी हैप्पी रह रहा था साथ में। क्या जरूरत था इस ए को आ जाने का? अब जब ए आया ना पास में, जैसे ही ए पास में आया, बेचारा बी कमजोर पड़ गया। किससे? ए से। बी बेचारा ए से थोड़ा कम पैसा वाला होगा, कमजोर पड़ गया, इसके पास पैसा पावर उतना नहीं था। तो सी ने क्या किया, तुरंत बी को हटाया और ए को अपने साथ मिला लिया। यहाँ देखो, ए बी को रिप्लेस कर दिया। मतलब सी क्या कहा बी को कि थोड़ा सा साइड हटो ना, कोई आ रहा है। उसको बुलाया, अपने में मिला लिया, इसको साइड कर दिया अलग। और इस प्रकार के रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए साइंटिफिक भाषा में आ जाते हैं। जब कोई हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस लो रिएक्टिव सब्सटेंस को रिप्लेस कर देता है, उसको उसी के कंपाउंड से हटा के खुद वहां पे आ जाता है ना, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव सब एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जैसे कि ए, डिस्प्लेसेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था बी, उसको रिप्लेस कर दिया, उसको हटा के खुद चला जाएगा वहां पे। ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब उसी के कंपाउंड से हटा के खुद वहां पे चला गया। और इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में भी बड़ा अच्छा बात लिखा है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा के खुद वहां पे स्थान ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। एक और नाम क्या है इसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। हिंदी में प्रतिस्थापन के नाम से भी इसे पूछा जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया? बहुत ज़्यादा आजकल सब्स्टिट्यूशन हो भी रहा है, सतर्क रहिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा होशियार रहना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आजकल कॉमन बात हो गया है। ज़्यादा रिएक्टिव पदार्थ आएगा और कम रिएक्टिव पदार्थ को हटा के खुद स्थान ग्रहण कर लेगा। बात समझे? चलिए नेक्स्ट। वेन ए स्ट्रिप ऑफ जिंक, जिंक का जो एक पतला रॉड कह सकते हैं इसको, पतला जो भी है इस तरह का स्ट्रिप, जिंक धातु के, अरे यार क्या था रिएक्शन, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। याद आ गया। आपका जो विजुअल्स था वो तो कट गया, हट गया। तो ध्यान दीजिएगा, हम अपने से बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कितना अच्छा से ये कॉपर और सल्फेट आपस में मिल के रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहीं पे आ जाएगा एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस विच इज नोन एज जेड एन जिंक। जिंक आएगा जो बहुत ज़्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है। किससे? कॉपर से। ये कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको पता ही है क्या करेगा, सल्फेट बोलेगा कि तुम हट जाओ, उसको पास में लाते हैं। अब क्या हो जाएगा ना कि कॉपर को हटा के और जिंक खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, ZnSO4 बन जाएगा, और प्लस में Cu अलग हो जाएगा। बात समझे? यही है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये? जिंक, हिंदी में भी जिंक है या फिर जस्ता। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, COPPER। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो समझ जाना बच्चा कि
गलती लिखा गया है इस मार्कर के वजह से, हम ठीक लिखते हैं। कॉपर सल्फेट बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर धातु अलग हो गया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि जिंक जो है कॉपर को यहाँ पे विस्थापित करके खुद स्थान ग्रहण कर ले रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल का आपका पीपीटी साइड हो गया, पता नहीं क्यों उड़ जाता है, इसमें से कुछ गड़बड़ी है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसका भी, तो कोई बात नहीं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला नहीं उड़ना चाहिए। उसी टाइप का एक रिएक्शन ये भी है। उसी टाइप का रिएक्शन ये भी है, जिसमें देखिए ये कॉपर सल्फेट कितना अच्छा से खुशी खुशी रह रहा था, ये विलियन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब भी होगा ब्लू कलर का होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैग्नीशियम का एक पट्टी डाला जा रहा है, देखिए मैग्नीशियम का पट्टी उसमें हम डाल दिए। ये रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके आपको पता ही है क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। देखो यहाँ बेचारा कॉपर साइड हो गया, इसमें से ये सब साइड हो गया, और खुद सल्फेट के साथ मिल जाएगा पूरा में, और बना लेगा मैग्नीशियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के मैग्नीशियम खुद घुस जाएगा और बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, और दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? छोड़ो पढ़ना क्या, आप लोग अपने से पढ़ लेते हो, हम क्या पढ़े इसमें लाइन बाय लाइन, समझ में आ रहा है ना। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और कॉपर भी बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अगला। ये देखो एनसीईआरटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी आता है एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन भी है। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल, क्या हम बोल सकते हैं उसको, लोहे की कील भी बोल सकते हैं, आयरन नेल, लोहे की कील, इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम इस बार क्या डाले हैं, लोहे की कील डाले हैं। तो फिर वही कहानी होगा भाई, कॉपर सल्फेट नीला कलर का था, इसमें से सल्फेट कहेगा कि कॉपर की तू भाई थोड़ा सा साइड हो ना, इधर साइड हो जाएगा, और फेरस को यहाँ पे बुला लेगा, ठीक है, और फेरस के साथ जुड़ के बना लेगा फेरस सल्फेट। जब तक बेचारा ये कॉपर सल्फेट था तब तक नीला था, और जैसे ही कॉपर को हटा के और फेरस से ऐड हुआ फेरस सल्फेट बना, तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा जाता है, हल्का हरा, ठीक है, हल्का हरा, लाइट ग्रीन होता है, हल्का हरा थोड़ा, रिएक्शन ध्यान में रखिएगा। और क्या, इसी तरह से रिएक्शन हम और भी समझा रहे हैं। नेक्स्ट चौथा, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, जिसका कलर होता है कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं होता है। AgNO3 का कोई कलर नहीं होता है, AgNO3 का कोई कलर नहीं है, देखो एकदम ट्रांसपेरेंट है। जब इसमें हम कॉपर ऐड करेंगे तो देखो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सिल्वर को कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है, और यहाँ पे कर भी रहा है, रिप्लेस कर रहा है। देखिए कॉपर क्या कर रहा है, Ag को हटा के खुद घुस गया और कॉपर नाइट्रेट बनाया, कॉपर नाइट्रेट, और प्लस में इसमें से चांदी अलग हो गया, ठीक, चांदी अलग, और कॉपर घुस के बना लिया कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा के कॉपर खुद घुस गया और कॉपर नाइट्रेट बना लिया, और इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के अपना नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, आयरन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम सुने हैं, कोई बात नहीं अभी सुन लीजिए, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में हाइड्रोक्लोरिक हमारा फेवरेट हीरो रहेगा जी, उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब उसमें पानी मिला के पतला कर दीजिए, ठीक है, पानी मिला के क्या करना है, पतला कर देना है, तो वो हो जाएगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हिंदी में हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, तनु, ठीक है। लोहे धातु पतले या फिर तनु, पतला या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए फेरस
HCl के जीवन में आता है, उसमें से खुद घुस जाता है और HCl को H को विस्थापित कर देता है, ये हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाता है और फेरस क्लोराइड बन के जो है हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। और ये भी अभिक्रिया क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। नींद आ गया? आया नींद? नींद नहीं आना चाहिए, यहीं से पिटाई खाओगे सब, पढ़ो शांति से नहीं तो। समझ में आ रहा है? चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आज हम लोग पढ़ सकते हैं? क्या आज हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? चलिए थोड़ा इसके आगे भी कंटिन्यू कर ही लेते हैं, जब डबल डिस्प्लेसमेंट बोल दिए हैं तो पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है कल के लिए, तो आज इसे भी हम लोग देख ही लेते हैं। क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जब देखो एक बार जब फ्लो बन जाता है ना लेक्चर का, तो बच्चे समझना शुरू कर देते हैं, और बच्चे थोड़ा जल्दी जल्दी समझना शुरू करते हैं। ठीक ना, फटाफट आप समझोगे अब, क्योंकि पैटर्न पकड़ लिया हो बहुत अच्छे से कि कैसे समझाया जा रहा है। डिफिनेशन आ रहा है, फिर उसके विजुअल्स आ रहे हैं, फिर उसके एग्जांपल्स आ रहे हैं, तो तुम्हें समझ में आ गया है। आधा बात तो तुम पहले से ही पकड़ लोगे, हम जैसे ही ये लाएंगे आधा बात पहले से समझ के रेडी रहेगा सब, आधा बात हम समझाएंगे। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले डिस्प्लेसमेंट एक में हो रहा था, अब दोनों में होने वाला है। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों में अब इसमें क्या होगा, बदला बदली भी हो जाता है। अब देखो थोड़ा सा जमाना और मॉडर्न हो गया है, अब क्या कर रहे हैं लोग, बदला बदली कर ले रहे हैं, एक्सचेंज कर ले रहे हैं कॉपी किताब का जरूरत पड़ने पर। ठीक है, होता है ना कभी कभी, यार यार मेरे को ये कॉपी पसंद नहीं है, तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो चेंज कर लेते हैं, होता है, चेंज कर लेते हैं लोग। देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लेता है, ठीक ना, आयनों का अदला बदली कर लेता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें से ए पॉजिटिव आयन होगा जब टूटेगा तो, और ये ए बी निगेटिव आयन, ठीक, इसमें सी पॉजिटिव और डी निगेटिव। अब होगा क्या, टूट जाएगा सब दोनों, अब बदला बदली कर लेगा, इसका प्लस वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा और इसका प्लस वाला इसके माइनस वाला के साथ ऐड हो जाएगा, और एडी और बीसी बनेगा। क्या बनेगा, एडी और बीसी। देखो ए पर क्या चार्ज था, पॉजिटिव, डी पर क्या था, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव फिर से जुड़ गया सब। फिर देखो बी पे क्या चार्ज था, निगेटिव, और सी पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव निगेटिव ऐड होकर एक नया कंपाउंड बन गया। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इस तरह से जो है इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल अभी हम लोग पढ़ेंगे, बिना एग्जांपल के हम लोग छोड़ने कहाँ वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स की ओर। इट इज योर फर्स्ट एग्जांपल, बस भाई गायब नहीं होना तुम। थोड़ा सा ज्यादा का एग्जाम्पल लाया हूँ, एग्जाम्पल अपने आप को अदृश्य कर ले रहा है, अपनी मायावी शक्तियों से खुद को गायब कर ले रहा है यहाँ से, लेकिन हम लोग छोड़ कहाँ रहे हैं, उसको पकड़ के ला रहे हैं। उस रूप में नहीं आ रहा, दूसरे रूप में पकड़ के लाएंगे। हाँ देखिए, वेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम ऐड करेंगे किसके साथ, भूल जाते हैं हम तुरंत, देखो अभी पढ़े भूल गए हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से हम लोग ऐड कराते हैं, छोड़ो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, अपना वो सब पढ़ लेना सब। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ ऐड करेंगे तो सिल्वर जो है टूटेगा तो सिल्वर पे प्लस आएगा और नाइट्रेट पे निगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज। अब क्या होंगे, अपने आयंस का चेंज करेंगे, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन को पकड़ेगा, लेकिन दूसरा वाला को, अपने वाला को नहीं, अपने वाले को छोड़ देगा। देखो ये पॉजिटिव आयन अपन निगेटिव आयन को छोड़ देगा, एक में से निगेटिव आयन का तू आ जा मेरे पास, तो ये पॉजिटिव आयन इसके निगेटिव आयन के साथ जुड़ेगा और ये निगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ेगा। दिस इज कॉल्ड बदला बदली, अदला बदली, एंड दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एजी एकड़ वाला माइनस लेके बनल है AgCl, वाह, ये Na एकड़ वाला माइनस लेके बनल है NO3, NaNO3। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना ना, कि यहाँ पे प्रिसिपिटेट बन रहा है, अवक्षेप, पिछले क्लास में पढ़ाया गया होगा अवक्षेप के बारे में, क्या होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बताया, जिसमें कुछ अघुलनशील पदार्थ, इनसोल्यूबल सबस्टांस नीचे बर्तन में जाके बैठ जाते हैं ना, इनसोल्यूबल सबस्टांस, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट, पीपीटी, प्रिसिपिटेट। और इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान कोई कंपाउंड ऐसा बनता है जो वाटर में सोल्यूबल ना हो और नीचे जाके बैठ जाता है, इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें
कुछ अघुलनशील पदार्थ जल में अघुलनशील पदार्थ बन के नीचे बैठ जाते हैं, उससे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। प्रिसिपिटेशन मीन्स अवक्षेपण। वो सब छोड़ो, आयनों का बदला बदली समझ में आया? आयनों का बदला बदली बुझाया? हाँ, प्लस माइनस वाला अपना ई जो प्लस है ऊपर वाला माइनस को खींच लेता है, ई वाला जो प्लस है ना एक माइनस को खींच लेता है, बस हो गया। ये बदला बदली करके जो बनेगा ना वो बनेगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ होता है। तो देखने से ही पता है कि आयनों का अदला बदली होने वाला है, देखने से पता लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बदला बदली करके रिएक्शन करा दीजिएगा। ये देखिए ये हमारा रिएक्शन है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्या? वेन बेरियम क्लोराइड एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है। तो बेरियम प्लस में है, आई माइनस में है, सोडियम प्लस में है, सल्फेट क्या है माइनस में है। इसका प्लस इसके साथ ऐड हो जाएगा और इसका प्लस इसके साथ इसका माइनस खींच लेगा और इस प्रकार बन जाएगा बेरियम एक वाला माइनस मिला के सल्फेट, बेरियम सल्फेट, जो अवक्षेप बन के नीचे बैठ जाएगा। देखो डाउनवर्ड एरो ये बता रहा है कि ये प्रिसिपिटेट बन रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, ठीक है। और दूसरा बात है सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। ये देखिए ये है प्रोडक्ट। तो ये दो मतलब जो यौगिक बने ये आयनों के अदला बदली करके बने हैं और ये भी क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, होगा ही नहीं। तुम लोग पैटर्न समझ गए हो पहले ही कैसे समझाया जा रहा है, सब बात पता है सबके, सब होशियार आदमी है। तो ई वाला बतवा अब के बताए हैं, जो बतवा अभी हम बताने जा रहे हैं ना ये तू लोग को पहले ही बताए हैं, लेकिन ये बतवा को लिखना भी जरूरी है ना। इसलिए आपके सामने जब तक पीपीटी में नहीं आएगा तब को आपको फील ही नहीं होगा कि हाँ ये चीज़ लिखना है। जो हम बोल के निकल जाएंगे उसको तो तुम लोग हल्के में ले लेते हो, तो इसलिए सोचे नहीं लिख के ले आएंगे। देखो एनी रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है जो कि सॉल्यूशन से अलग हो जाता है और नीचे आकर बैठ जाता है, इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। हिंदी में देखो, जिस अभिक्रिया में कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है ना वह विलयन से अलग हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, समझ गया, सब काम खत्म। ये देखो डाउनवर्ड एरो क्या बताता है कि ये नीचे जाके बैठ रहा है और ये प्रिसिपिटेट है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए भाई, बोल ही नहीं रहा है सब, छोड़ो, समझ ही गया होगा सब। सुन रहा हूँ आपकी बात, आपको क्या लगता है कि हम सुन ही नहीं रहे हैं? नहीं बोलते हो सब तुम लोग, चुपचाप खाली देखते हो। ये ना कि बीच बीच में बोले ताकि सर जी को भी लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो चुप होके देखता है सब, आराम से पढ़ के लेटर रहता है सब, लेटर लेटर मोबाइल देखता है। कॉपी कलम खोल के या लिखो बैठ के, वीडियो को रोक रोक के और नोट्स बना बना के आगे बढ़ो, आराम से देख लेगा सब। अब सोचेगा बाद में बनेगा ना, बाद में का अगला साल हो जाता है। कॉपी कलम लेके बैठा करो, वीडियो स्टार्ट करो देखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट। बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है और मिलाते हैं, तो ये बेरियम प्लस में और क्लोराइड माइनस में, कॉपर प्लस में सल्फेट माइनस में, इसका प्लस इसके माइनस पर धावा बोलेगा और इसका प्लस इसके माइनस पर धावा बोलेगा और बनेगा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप नीचे। ये देखो प्रिसिपिटेशन एंड Cu जो है ऐड हो जाएंगे कॉपर के साथ, सॉरी क्लोरीन के साथ, और बनेंगे कॉपर क्लोराइड जो कि विलयन में घुल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इजी है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल जरूर ऐड कीजिएगा। एक एक चीज हम आपसे एकदम मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि घबराना नहीं कि अरे एक टॉपिक में हम 5 एग्जाम्पल लिखा, अरे भाई इसके पीछे का कारण है, 5 एग्जाम्पल क्यों लिखना है, बस लिखो तुम, जो जरूरी नहीं है वो हम क्यों लाएंगे। हाँ, और एक और बात शुरू में क्या बताया था कि हम किसी एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक ना, पीछे का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। when ammonium hydroxide solution when ammonium hydroxide solution is added to aluminium chloride solution,
एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिएगा, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब ऐड होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ तो बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर वही कहानी होता है, हाई प्लस हाई माइनस, हाई प्लस और ये माइनस, इसका प्लस वाला इसके माइनस को पकड़ता है, इसका प्लस वाला इसके माइनस को पकड़ता है और बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनियम क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है ना? अगर कोई पूछे कि अमोनियम आयन किस टाइप का आयन है तो वो पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जनरली पॉजिटिव आयन है ये। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 है, जिससे आप लोग अपना ग्रंथ में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, पांचवा जो एग्जाम्पल है वो हमारा लगता है कि अंतिम उदाहरण है, लेकिन इस उदाहरण को भी हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे? अच्छे से समझेंगे। और कैसे समझेंगे? ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज ऑल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक ना, बहुत सारा एसिड और बेस के बीच का हम रिएक्शन पढ़ेंगे। हो गया, बहुत इंग्लिश हो गया। हिंदी में बोलिए कि नहीं बोलेगा? हमें हिंदी समझ में आता है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं अभी। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को भी हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। अरे बाबू, तो अभी तो ना अम्ल समझ में आ रहा है, ना क्षार समझ में आ रहा है, ना लवण समझ में आ रहा है। आप क्या बता रहे हैं सर? बताएंगे, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से बताएंगे। ये क्षार है। अब हम क्या ही बताएं इसके बारे में, पूरा चैप्टर बनाया हुआ है अलग से दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा सा बात जरूर बता सकते हैं, थोड़ा सा पहचान जरूर बता सकते हैं। जिसमें OH लगा हुआ होगा ना वो क्षार होगा, लास्ट में ध्यान देगा। सब जगह नहीं, कहीं कहीं। आज जिसमें आगे H लगा होगा ना वो अम्ल होगा, लेकिन सब जगह नहीं, कहीं कहीं। ध्यान देना, बस थोड़ा बहुत पहचानने का तरीका है। NaOH क्या है? एक क्षार है, और HCl एक अम्ल है, सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है ना, तो NaCl एक साधारण नमक बनाया, जिसे लवण भी कह सकते हैं हम लोग, और जल। और इस प्रकार के रिएक्शन को भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वही काम होता है। देखिए, सोडियम प्लस है और OH माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस में रहता है और क्लोरीन माइनस में। इसका प्लस इसके साथ जुड़ जाता है तो बनता है NaCl, और OH जो है एक H के साथ मिलकर बनता है H2O। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। तो इस तरह से हम इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये भी एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हिंदी में। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे बोलेंगे? अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होगा उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, और यह भी एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया ही है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स। ठीक है, इसी के बीच में एक क्वेश्चन आ गया है हमारा कि क्या होता है जब, देखो उस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग से अभी हम बोल रहे थे ना कि रिएक्शन को क्यों पढ़ना जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रिएक्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे? व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। क्या होता है जब फेरस को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? HCl। HCl ऐड क्या करना है हमें? लोहे के बुरादे, यानी कि दाने लोहे के पतले पतला, यानी कि फेरस, आयरन फिलिंग्स उसमें ऐड करेंगे। तो क्या होगा? ये क्या करेगा? फेरस H को डिस्प्लेस करेगा और बना लेगा FeCl2 और प्लस H2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या बन रहा है इसमें? फेरस क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ये तो देखने में सही लग रहा है, लेकिन गलत कौन लग रहा है वो देखो। क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस बन रहा है? नहीं, गलत बात। नो रिएक्शन नहीं हो रहा है रिएक्शन। आयरन साल्ट वाटर, वाटर बन कहाँ रहा है? गलत बात। तो हमारा पहला ऑप्शन इज 100%, 200%, 200%, 300% सब सही हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सही है। सॉरी, पहला ऑप्शन सही है, क्वेश्चन का पहला ऑप्शन का आंसर है ये, पहला ऑप्शन ही आंसर है। तो अब जो है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग चारों प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक ना? एक बार रिवीजन करें क्या? 1 मिनट में क्विक रिवीजन करें क्या? चलते हैं पहला पेज पे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस बनाएगा, वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ही सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस बनाएगा, वो होगा
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन अभिक्रिया और डिकम्पोजिशन मतलब वियोजन अभिक्रिया। ये हो गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वाला आ रहा है। ज्यादा रिएक्टिव पदार्थ मतलब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिके से हटा के खुद स्थान ग्रहण कर ले। ठीक ना, इसको घर में घुस के मार के भगा देना, खुद उस घर में रह जाना। ये है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोल सकते हैं, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, जो कि हमारा ये तीसरा है। और चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आयनों का अदला बदली, इसका प्लस उसके माइनस को पकड़ लिया, उसका प्लस इसके माइनस को पकड़ के आपस में नया कंपाउंड बना लिया, और दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ज्यादा फास्ट हो गया, रिवीजन ऐसे ही किया जाता है, पूरा फास्ट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमें धन्यवाद बोलने का क्या जरूरत है, आप लोग ना हमें धन्यवाद बोलिएगा, हम ना पढ़ा रहे हैं जी आपको। हाँ, कोई बात नहीं। आप लोग देखो, आप लोग देश का भविष्य हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो हमें खुशी तो होना जरूरी चाहिए। तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। और एक चीज़ और ध्यान देना, मेरा इंग्लिश गलत हो तो उस पर ध्यान मत देना सब, बहुत ज़बरदस्ती इंग्लिश सीखे हैं थोड़ा बहुत। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का एक अलग से क्लास लेके आएंगे, जिसमें बहुत सारे रिएक्शन को हम संतुलित करेंगे, जिससे हमको सब कुछ आसान लगने लगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।